लेकिन वो डिलीटेड था। वो आज हमारी क्लास में मैम ने कराया है, तो एक बार आप भी करा देना उसको। कौन सा टॉपिक था वो? बाइनोमियल थ्योरम था। नहीं, हाँ, वो नहीं, वो जो पी एक्स और फिर पी एक्स का टेबल बनता है ना, वो वाला मैं कह रही हूँ। अच्छा, वो मतलब कि मीन एंड वेरिएंस। हाँ, वो वाला, यस। मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑलराइट, वो हम करवा देते हैं, ठीक है। हाँ, आप देख लो, अगर आपको आज की क्लास में पहले क्वेश्चंस कराने तो वो करा लो, नहीं तो अगर अक्षय जा रहा है तो मीन एंड वेरिएंस वाला करा लेंगे। हाँ हाँ, हम देख लेते हैं, उसके भी तो पेपर होने वाले हैं। ये क्या कर दिया मैंने? झा जी, हाँ, हेलो, हेलो, यस सर, यस सर। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ, यस तो सर। सबसे पहले क्या करें हम, वो इंटीग्रेशन देख लें आपका, माइनस एक्स -1 to 1 एक्स क्यूब प्लस मॉड एक्स एन प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस, अभी तक तो नहीं है, आएगा तो हम देख लेंगे, बताएंगे, मॉड 2x + 1। ये था आपका इंटीग्रेशन, जिसको आप देख के और हम भी काफी परेशान हुए थे। कल दिमाग में काम नहीं, दिमाग में काम किया। इसको क्या करना है बेटे, इस इंटीग्रेशन में बेसिकली इस पार्ट को सेपरेट कर देना है। ये पार्ट ऑड फंक्शन देगा, बाकी का पूरा इवन देगा। तो हम इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, -1 to 1 एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस मॉड 2 मॉड एक्स प्लस 1 एंड प्लस एक्स मॉड एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स एंड प्लस 1। ये दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। ये समझ में आया? यस सर, ये आ गया। हाँ, आगे अक्षर, मैं गेट बंद कर हाँ बंद कर लीजिए। हाँ अक्षर, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एक मिनट वेट कर लो, फिर हम आते हैं इस पर। तो बेटा ये वाला फर्स्ट पार्ट वाला 0 हो जाएगा बिकॉज ऑड फंक्शन है। हाँ सर, ठीक है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा, और तो ये फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑड फंक्शन, और सेकंड वाला बन जाएगा हमारा इवन फंक्शन। सेकंड वाला क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो ये 2 टाइम हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 2 टाइम 0 to 1 कर लेते हैं, और फिर हमें मॉड की जरूरत नहीं है 0 to 1 में, क्योंकि पूरा पॉजिटिव है। और अपान नीचे x + 1 का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना कम समय का ये क्वेश्चन था, इसलिए एमसीक्यू में दिया गया। हाँ, यस सर। थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना था हमें। और डॉट डी एक्स इक्वल्स टू, ये आ गया तुम्हारा log x + 1। और कल के कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, नहीं तो कल का हमारा केवल log x आ रहा था, यहाँ पे 2 log x आएगा। 0 to 1, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 2 log 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 log 2, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो भी हो आप देख लीजिएगा, अभी तो तब हम भी उसको, मैंने तो करा था 2/2 log 2। कोई बात नहीं, अब तो आ गया। ओके, हाँ ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी पे हम वापस आ जाएं और स्टैटिस्टिक्स करवा देते हैं, मीन वेरिएंस। देखो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल जान लो। रैंडम वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम के वे जो होते हैं वो रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं। ओके, फेवरेबल आउटकम के वे, जैसे हमने आई हैड टॉस 3 कॉइन, क्या किया हमने, 3 कॉइन टॉस किया। 3 कॉइन टॉस किया तो 2 × 2 × 2
8 आउटपुट आए टोटल सिंपल स्पेस के ऑर्डर, 3 कॉइन टॉस किया टोटल, और हम चाहते हैं कि कितने हेड कितने आएंगे। तो हेड आने के जो चांस हैं वो क्या है, हेड का इवेंट। हेड के लिए हम देख रहे हैं तो ये रैंडम वेरिएबल हेड के लिए लिख रहे हैं। रैंडम वेरिएबल एक सेट है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फेवरेबल आउटकम का सेट होता है, वे ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो अगर हम हेड को देखें तो 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, 0 हेड। समझ रहे हैं बेटे? हो सकता है कि 3 बार हमने कॉइन टॉस किया तो 3 में से एक भी बार हेड ना आए, 0 हेड। हो सकता है कि एक बार हेड आए 2 बार ना आए तो 1 हेड, और हो सकता है कि 2 बार हेड आए तीसरी बार ना आए, 2 हेड आने के चांस, और 3 टाइम हेड आए, तीनों बार हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, 4 रैंडम वेरिएबल हैं, 0 1 2 3। इसी तरह भी कोई भी इवेंट, कोई भी क्वेश्चन, ये तो हम अपनी तरफ से लिए हैं कि हमने किया कि राइट द रैंडम वेरिएबल फॉर द गेटिंग हेड एंड राइट इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। तो रैंडम वेरिएबल लिख लिया हमने। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, मतलब ईच रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ईच रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा यक्स है, ये हमारा पी एक्स है, ठीक है। एक्स में कौन कौन आ गए हमारे, 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 हेड का मतलब, 0 हेड का मतलब कितना, केवल एक भी हेड ना आए। एक भी हेड ना आने का मतलब क्या हुआ, ऑल टेल हो। इसका रैंडम वेरिएबल का सिंपल स्पेस हमने कई बार लिखा है, ये आपको समझना है। हेड 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 टेल, हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल, दिखाई दे रहा है यहाँ कॉर्नर पे। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, और कौन कौन बच रहे हैं, 2 अभी बचेंगे। तो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये हो गया। और एक बचा, एक कौन सा बचा है सोचिए, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल हो गया, टेल टेल हेड ये बचा है, टेल टेल हेड, हाँ टेल टेल हेड हो गए, ठीक। अब इसमें ऐसा कौन सा प्लेस है जहां एक भी हेड ना हो, एक भी हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक ही प्लेस है, वो है 1010, ठीक है। तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। 1 हेड कितनी जगह पे आया है इसमें देखो, सैंपल स्पेस में 1 हेड, 1 हेड कितने जगह पे है, आप देख के बताइए हमको। 1 हेड हमको चेक करना है, 1 और 1 हेड 2, और कहीं है 1 हेड, हाँ है 3। तो ये क्या आ जाएगा, 3 है तो 3/4, ओके। उसके बाद 2 हेड चेक करना है, 2 हेड, 2 हेड कहां कहां है, 2 हेड का देख लीजिए आप, ये कलर चेंज कर दे रहे हैं, इसके लिए रेड कलर ले रहे हैं। 2 हेड का 1 2, और इसके भी 3 ही आएंगे, कितने आएंगे, सॉरी 3/8 आएगा यहाँ पे, ये 4 नहीं 8, सिंपल स्पेस 8 का है, और ये 3/8, और लास्ट वाला ऑल 3 हेड ओनली 1 है, तो 1/8। ये हो गया, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कहलाता है, देखो ये ऊपर वाला है रैंडम वेरिएबल एक्स, और नीचे वाला क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्लियर। ये सिग्मा पी एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है,
सही गलत का पहचान जो करना है, ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि हम लोग जब मीन निकालते थे, सपोज दैट हमको मीन निकालना हो 2 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और यहाँ पे ये तो क्लास इंटरवल हो गया। 10th वाली क्लास याद करो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 2 4, ठीक है, 5 2 3 कर देता हूं तो इजी रहेगा कैलकुलेशन। तो इसका हमें मीन निकालना हो तो हम क्या करते थे, एक्सआई निकाल लेते थे। ठीक है, एक्सआई निकालते थे तो कितना आता था, 5 15 25। अब क्या करते थे मीन निकालने के लिए, मीन एक्स बार इक्वल टू क्या करते थे, एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई। ये क्लास 10th का फॉर्मूला है मीन का। ठीक है, ये क्लास 10th का मीन का फॉर्मूला है। तो आपका एफ आई जो है, एफ आई का रोल कौन प्ले करेगा, प्रोबेबिलिटी प्ले करेगा, और एक्स आई का रोल कौन प्ले करेगा, ये करेगा। ठीक है, तो जेन्युइन सा है कि हमने बताया सिग्मा एफ आई, ये किसकी जगह आ जाएगा, सिग्मा एफ आई की जगह। तो सिग्मा एफ आई की जगह वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो मीन जो है, मीन को हम क्या लिखते हैं, मीन क्या हो जाएगा हमारा, पी एक्स आई इंटू एक्स आई। ये पी एक्स आई प्रोबेबिलिटी है और एक्स आई क्या है, उसका रैंडम वेरिएबल है। क्लियर है इतना। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि एक्स आई, पी एक्स आई जो है हमारा, पी एक्स आई हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और एक्स आई रैंडम वेरिएबल है। हमने नीचे एफ आई क्यों नहीं लिखा, ये एफ आई जो है ये सिग्मा हमारा ऊपर लगेगा, ये सिग्मा यहां ना लग के सिग्मा हमारा न्यूमरेटर में। हाँ अब सही है। तो ये जो हमारा एक्स आई है, एक्स आई के लिए हमने क्या कर रखा है, हाँ एफ आई जो है उसकी वैल्यू तो 1 हो गई है। ठीक, अब यहां पे ध्यान से सोचो कि इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके जो हैं, ये एक्स बार से हम क्लास 10th में रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन यहां पे हम इसको ई एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल ई एक्स। ई एक्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। मीन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी वाली स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में, प्रोबेबिलिटी वाली स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में हम मीन को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन, और या इसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है, ये 10th वाली चीज ही है। इसमें केवल ये आपको जानना है कि फ्रीक्वेंसी की जगह कौन आता है, प्रोबेबिलिटी आती है, और एक्स आई जो वेरिएट होता है उसकी जगह रैंडम वेरिएबल आता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं वापस से इस स्लाइड पे, तो एक्स की वैल्यू और पी एक्स की वैल्यू 0 1 2 3, और यहां पे लिख देंगे हम एक्स पी एक्स, एक कॉलम और बना लेंगे एक्स पी एक्स। आप चाहो तो आई लगा दो, एक्स आई, ये अंडरस्टूड होता है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आई का हम इस्तेमाल करते भी हैं कि नहीं। प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 1/8 आई थी, और यहाँ पे कितनी 3/8, और यहाँ पे भी 3/8 आई थी, यहाँ पे 1/8। आप चेक करके देख सकते हो कि सिग्मा पी एक्स आई की वैल्यू 1 आ रही कि नहीं। अगर ये 1 आएगी तब सही है, और नहीं आई तो समझ लेना कहीं ना कहीं एरर हमसे हो गया है। तो पी एक्स आई में इसलिए 0 हो गया, ये 3/8 हो गया, ये 6/8 हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3/8। ओके ऑलराइट। तो सिग्मा एक्सपेक्टेशन कितना हो गया इसका, एक्सपेक्टेशन को ही मीन कहते हैं हम बेटा, एक्सपेक्टेशन को ही क्या कहते हैं,
मीन कहते हैं, ये कैपिटल एक्स का होता है एक्चुअल में, एक्सपेक्टेशन को ही मीन कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई। ऑलराइट, तो इन सबको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 + 6 12/8, और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना आएगा, 3/2। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन आ गया। अब नेक्स्ट आता है वेरिएंस। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्लास 11th की मैथ में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो है xi का स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। एक्चुअल में 11th में जो हम पढ़ते हैं वो बताएंगे अभी हम, और माइनस सिग्मा माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये कहलाता है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए जो हम 11th में फार्मूला पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो हम थोड़ा सा वहां से इसको कोरिलेट करना चाहेंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब एक्स बार की जगह पे हम ई लिखते हैं या फिर कुछ ऑथर म्यू लिखते हैं, तो कभी म्यू आ जाए तो म्यू भी समझ लीजिए कि मीन ही है, और आपकी इच्छा है, नहीं लिखने की इच्छा है ई, तो आप एक्स बार का भी बखूबी यूज कर सकते हैं। मैथमेटिशियन अलाउ करते हैं, बोर्ड अलाउ करता है, बट नोटेशन है, कुछ हमें दूसरों के साथ मैच कराना पड़ता है। एक एक चीज के कई कई एक से ज्यादा अधिक नोटेशन है, तो वो हम वहां पे उनको फॉलो अप करते हैं। तो ये वेरिएंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस में क्या है, हमें कैलकुलेट करना होता है एक्स स्क्वायर पी एक्स आई। एक कॉलम हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, एक कॉलम हम रेड से बढ़ा ले रहे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर पी एक्स लगा देंगे। ठीक, मतलब कि पहले का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो लाके। ठीक है, तो 0 1 का स्क्वायर 1 3/8 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12/8 और इसमें 3 का स्क्वायर 9 9 इंटू 1 9/8। समझ में आया? एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको ऐड करते हैं। सिग्मा सिग्मा में कितना आ जाएगा, ये 9 3 12 12 24/8 24/8 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे जो हमने रेड से लिखा है ये हमारा 11th का मटेरियल है। ठीक, 11th का मटेरियल है, तो इसमें कुछ ज्यादा हमको सोचना नहीं है, बोर्ड के लिए ये नॉट परफेक्ट। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर दो, हम कर देते हैं। तो 24/8 माइनस 9 कितना आ जाएगा 4, यस 9/4, और इसको और सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 माइनस 18 6/8, और ये कितना आ जाएगा 6 ही बचेगा, 24 माइनस 18, हाँ 18 6 24। ठीक है, सही है, तो ये 3/2, तो इसका वेरिएंस भी 3/2 आ गया। मीन भी 3/2 है, वेरिएंस भी 3/2 है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, मैं डाउट लग रहा है। 1 का स्क्वायर 1 3, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 9 1 जा 9 9 3 12 12 12 24 24/8। ऑल राइट, माइनस 3/2 मीन्स 1.3/2 मीन्स 9/4 और 8 एलसीएम आएगा तो
तो 24 माइनस 9 2 जा 18 6 3/2 सही है कैलकुलेशन। अब लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। कभी कभी हम वेरिएंस को ही उल्टा करके लिखते हैं तो सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, ये भी लिखा जाता है वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा √3/2। अब इसका रूट निकालो, रेशनलाइज कर दो, √6/2 हो जाएगा। हो गया आंसर। तो समझ में आया। यहाँ पे समरी लिख देते हैं, आप सारे फार्मूले नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल हो गया, टेबल बना देता हूं मैं पूरा, ठीक है। ये एक्स आई, ठीक, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे पी एक्स आई, यहाँ पे पी एक्स आई की वैल्यूज आएंगी, उसके बाद एक्स आई पी एक्स आई, ठीक, एक्स आई पी एक्स आई, यहाँ पे भी वैल्यूज इनकी आएंगी। उसके बाद एक्स स्क्वायर आई पी एक्स आई, ठीक। ऑफकोर्स यहाँ भी कैलकुलेशन ही आएगा। इतना सब आने के बाद हम जो एक्सपेक्टेशन निकालते हैं ई एक्स जो निकालते हैं, ये एक्स आई पी एक्स है, ठीक है। और इसी को हम एक्स बार या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी मीन है, मीन कहलाता है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से भी लिखते हैं, ठीक है। इसको किससे लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं, ओके। और ये क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस पी एक्स आई एंड माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। और लास्ट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि सिग्मा है, और ये क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। समझ में आया बेटे। ये थी स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें मीन, जिसको हम एक्सपेक्टेशन के नाम से जानते हैं, हमसे पूछा जाएगा कि बताइए एक्सपेक्टेशन कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लें हम। ये जो एग्जाम्पल हमने समझाया समझ में आया, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। क्लियर है। मीन वेरिएंस, मीन का मतलब है एक्सपेक्टेशन, ठीक है। इसके अदर सिंबल जो हैं, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक। क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए, आरडी का एमसीक्यू ले रहा हूं मैं, ओके। तो the probability, if the probability distribution of random variable, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। if the probability distribution of random variable हमें कितना दिया है, x
xi, ये कितना दिया है, उसको आप चार्ट ही बना लेते हैं, ठीक है। और ये px ऑफ xi, pxi, ठीक है। तो इसमें कितना कितना आ गया, पहला -2 दिया है, दूसरा -1 दिया है, ये 0 दिया है, ये 1 दिया है, और 2 दिया है, और 3 दिया है, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 दी है, इसकी प्रोबेबिलिटी k दी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 दी है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 दी है, और नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 2k दी है, 2k, 3/10 और लास्ट में k। हम यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए थे, सिग्मा pxi की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपसे k की वैल्यू पूछा है, क्या आप कैलकुलेट करके हमको बता पाएंगे? आप ही लोगों को रिस्पॉन्स देना है, हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम केवल इतना बता दे रहे हैं कि सिग्मा pxi = 1 होता है, मतलब सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, इससे ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं। पूरा कैलकुलेशन आप करिए, बता रहे 2 मिनट। हाँ। सर 1/10 कितना आ गया बेटा? 1/10। हाँ, ऑल राइट, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, हो जाएगा इसका। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बुक में, हम उनको नहीं एक्सप्लेन करवा रहे हैं फिर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मीन वेरिएंस के देखते हैं हम। एक्चुअल में ये टॉपिक पढ़ाया जरूर जा रहा है हर जगह, बट डिलीटेड है, इसलिए आर.डी. शर्मा ने भी इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए नहीं है। इसमें वही सब क्वेश्चन है। एक और दे देता हूं मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, चलिए। इफ द रैंडम वेरिएबल ऑफ x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ गए, एक रैंडम वेरिएबल होता है, उनके सभी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो अभी तो यहां दिया गया है आपको x px, यहाँ पे ब्रैकेट में xi भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा लिखने जा रहे हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऑल राइट। और नीचे जो हमारे पास pxi है, 0k 2k 2k 3k 3k के बाद k² के बाद फिर क्या आ जाएगा, k², 2k², 7k² प्लस k। अब आप इसको सॉल्व करिए,
इसको सॉल्व करके आपको बताना है प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये आंसर आपको रिस्पॉन्स में देना है। आप करिए, कोशिश करिए, अगर नहीं बनता तो हमको बताइए। पहले आपको k निकालना होगा, फिर 6 से बड़े जितने भी हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी को बताना होगा। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर, हम इसे यहाँ पे हिंट कर दें कि जितना भी है ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन आर इक्वल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, ये बताना आपको। दोनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो दोनों को ऐड करना ही पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। तो आप पहले k कैलकुलेट करिए। सर यहाँ पे k की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं होती ना? ना, k की वैल्यू निगेटिव कैसे हो जाएगी? k एक प्रोबेबिलिटी है। हाँ भाई। k की वैल्यू प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, हर जगह जीरो भी नहीं होगी। हाँ सर, तो अब मेरी k की प्रोबेबिलिटी आ गई, मतलब k की वैल्यू आ गई, उसके बाद k की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी 6 प्लस प्रोबेबिलिटी 7। अब 6 में कितना है? 2k स्क्वायर है, और 7 में कितना है? 7k स्क्वायर प्लस k, तो ये 9k स्क्वायर प्लस k आ जाएगा। सर वो तो 19/100 आता है। k की वैल्यू कितनी है? हाँ, k की वैल्यू कितनी आ रही है आपको? k की वैल्यू 1/10 आ रही है, और 9k स्क्वायर प्लस k करोगे तो डेफिनेटली 19/100 आएगा। ठीक, सही है ना? सही आंसर, करेक्ट है कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रैंडम वेरिएबल टेक्स, हम ऐसे डिक्टेट कर रहे हैं, आप लोग लिखिए। रैंडम वेरिएबल टेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, मीन इज 1.3। रैंडम वेरिएबल कितना है? 0, 1, 2, 3। मीन कितना है? मीन का मतलब आप चाहे जैसे लिखो, चाहे ई लिखो, चाहे एक्स बार लिखो, चाहे जैसा जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। ये कितना दिया है? 1.3। px3 इक्वल्स टू 2px1, इसमें कंडीशन दे दी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 की, जो 3 की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है 1 की प्रोबेबिलिटी के। ऑल राइट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो है हमको दिया है, मतलब x इक्वल्स टू 2, वो दिया है 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0।
जीरो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। आप बेहतर जानते हैं कि EX इक्वल टू क्या होता है, EX इक्वल टू XPX होता है। तो EX की वैल्यू कितने कितने हमको दी है, अगर PX को हम 1 मान लें, देखो इसको अगर हम K मान लेते हैं तो 2K हो गया ये, अगर PX1 को हम K मान लें, ध्यान से देखो, इसको K मान लें तो PX3 कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगी, ठीक है। तो जीरो से तो मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आएगा, जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2K और प्लस 3 इंटू 0.3 की प्रोबेबिलिटी दी है। गड़बड़ लिखा क्या ना डिक्टेशन में, हाँ ये 3 की ही तो है, 3 इंटू 2 की प्रोबेबिलिटी अच्छा दे रखी है, ये यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो 2 से इंटू करेंगे 0.3 को तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 0.6। समझ में आया ये क्यों लिखा 0.6, 2 इंटू 0.6 इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन और प्लस 3 इंटू 2AK और इसकी पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1.3 के बराबर। 1.3 इक्वल टू ये वाला टर्म 0 हो जाएगा प्लस K प्लस 0.6 प्लस 6K, तो ओवरऑल K का कितना आएगा, यहां से K इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, 7K इक्वल टू 7K इक्वल टू 0.7 आएगा, 7×6=13 होता है, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 आ गई। ओके, K की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 आ गई। अब सारी सिग्मा PXI का मान 0 होता है, 1 होता है, सॉरी सिग्मा PXI 1 होता है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हमको मालूम नहीं है, वो निकालना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की प्रोबेबिलिटी K की थी हमने, 1 की प्रोबेबिलिटी हमने क्या ली थी, K ली थी, K की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गिवन है 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो ये हो गया 0.2 इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना हो जाएगा, कितना आ गया, 3 to 5.6 0.4 आ गया। समझ में आया, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो बताइए, और समझ में आ गया तो थम्स अप करिए या एस में बोलिए। यस सर, आ गया समझ। अक्षर बेटे आपको यस सर। कोई दिक्कत कहीं, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी लगभग खत्म है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के 1-2 क्वेश्चन और हम ले लेते हैं पुरानी बुकों से। होल्ड करो 1 मिनट, और प्रोबेबिलिटी इस तरह से खत्म है आज के बाद, ठीक है। और आपके कोई पर्सनल डाउट है प्रोबेबिलिटी में तो आप बोल सकते हो। अच्छा जय निश्चय, प्रोबेबिलिटी के कोई डाउट है तो बताइए।
सर अभी तो शुरू करी है, अभी तो उसमें डाउट नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपको टाइम दे दिया जाएगा, करिए और जो डाउट है वो शेयर करिए। अक्षय आपका? सर अभी नहीं है। अभी नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आईडी से कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। और इस तरह से वॉल्यूम 2 एक तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। हम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेते हैं आईडी के साथ साथ, उसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास नई वाली क्वेश्चन बैंक वो सवाल की है, तो हम उसको एक बार एट अ ग्लांस देखते हैं। तो पहले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देख लेंगे हम सर्च करके। हाँ, एक केस स्टडी प्रोबेबिलिटी की आई है, एक पेपर में हमको दिख रही है। हम केस स्टडी को रीड कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, और अगर केस स्टडी समझ में आ जाए तब फिर एस में रिस्पॉन्स करिए, ठीक है। और शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप ऑफ फ्लावर सीड। A shopkeeper sells 3 type of flower seed, A1, A2, A3. Okay. They are sold each the form of mixture where the proportion of the seed are 4:2, मतलब मिक्स करके बेचता है A1, A2, A3 को किस रेशियो में मिक्स करके बेचता है? 4:4:2। ओके, 4:4:2 respectively. The germination of the rate of the seed of 3 type of is 45%, A, B, C, A1, B1, C1, ठीक है। तो A1 का क्या हो जाएगा? 45% इसका जर्मिनेशन का रेट है, और B1 का कितना है? 60% एंड 35%। ओके, germination, the germination rate of the three types of seed are 45%, 60% and 35% respectively based on the above information. दो क्वेश्चन है हमारे पास। कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी that the random chosen germination seed, randomly chosen seed is germinated, मतलब कि हम कोई सीड चूज कर रहे हैं तो उनमें से वो सीड जर्मिनेट हो जाए। ये किसका क्वेश्चन होगा ये बताना है आपको। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड of type A2 given at randomly chosen germinated. Okay, calculate the probability that the seed of type A2 given that a randomly chosen seed germinates. केस स्टडी समझ में आई? यस सर। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार इसको रीड करके कंफर्म कर रहे हैं, केस स्टडी अगर समझ में आ गई।
एक्सप्लेन करते हैं, रीड करने से बेटर एक्सप्लेन करते हैं। मार्केट में शॉपकीपर है, उसके पास 3 काइंड की सीड्स हैं, A1, A2, A3 फ्लावर की सीड है, जिनको वो किस कैटेगरी में मिक्स करता है? 4:2। ए का 4 पार्ट, बी का 4 पार्ट और सी का A3 का A1 का 4 पार्ट, A2 का 4 पार्ट और A3 का 2 पार्ट। और यहां पर A1, A2, A3, ओके। और इन सीड के जर्मिनेट होने की परसेंटेज दिए हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या दिए हैं? ये जर्मिनेट होने की परसेंटेज दिए हैं, ठीक है। तो पहला क्या हमसे पूछा है? पहला पूछा फाइंड द जर्मिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन। तो ये जो हमको गिवन है, ये जर्मिनेशन का ओवर A1, ये कितना गिवन है? 0.45। प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ओवर A2, ये कितना गिवन है? 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ओवर A3, ये कितना गिवन है बेटे? 0.35। समझ में आया? इतना समझ में आया? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन जो कैलकुलेट करना है, ये हमको टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। क्या करना है? टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है यहां पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G ओवर A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G ओवर A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी G ओवर A3। मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमने अप्लाई कर दी। यहां हमने क्या की? टीपीटी लगा दी, टीपीटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ओके। अब यहां से हम जो कैलकुलेट करने चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 निकाल लीजिए। ये टोटल सम कितना आएगा? प्रोपोर्शन सम, प्रोपोर्शन सम, ये कितना आएगा? सारे नंबर का सम 10 आएगा। 4, 4, 8 प्लस 2 10 आ रहा है। ये प्रोपोर्शन सम कितना आ रहा है? 10। तो पहला 4/10 A1 का, मतलब कि 0.4। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना आएगा? ये भी 0.4 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। ये बातें समझ में आई? समझ में आई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन कैलकुलेट करके हमको बताओ। सारे डाटा तुम्हारे पास लिखे हैं। A1 का 0.4 इंटू 0.45 प्लस 0.4 इंटू 0.6 प्लस 0.2 है। ये 3 नहीं, सॉरी, यहां गलती से 3 लिख गया। 0.2 इंटू ये 0.2 है, 0.2, ओके। 0.2 इंटू 0.35। बताइए जर्मिनेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? कैलकुलेशन करके दीजिए हमको। सर 0.18 प्लस 0.24 प्लस 0.07। 0.18, all right. 16 to 18 plus 0.24 plus 0.7,
0.0707. तो Total sum is how? This is 25, 49. 0 point. All right. कितना समझ में आ गया? अब दूसरे पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सीड ऑफ टाइप A2 गिवन दैट रैंडम चूजन सीड इज जर्मिनेटेड। मतलब कि हमने सीड चूज कर लिया है रैंडमली और वो सीड कैसा निकला? जर्मिनेटेड निकला। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो A2 था? मतलब कि हमको क्या बताना है? A2 ओवर जर्मिनेशन। ठीक है, इसका बे थ्योरम क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G ओवर A2 अपॉन TPT। TPT मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ G, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डिनोमिनेटर जो हम लिखते हैं वो टोटल प्रोबेबिलिटी तो है। टोटल प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये कितना था? 0.4 इंटू 0.6 अपॉन 0.49। डिनोमिनेटर तो कैंसिल होने से रहा, तो इसको फ्रैक्शन में लिख दो। कितना आएगा ये? 24 अपॉन 49। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, ये समझ में आया बेटे? बेटे जब हमने टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बे थ्योरम पहले लेक्चर में पढ़ाया था तब ये फार्मूला बताया था। ये जो डिनोमिनेटर होता है ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, और केस स्टडी का यही एक एडवांटेज होता है, सक्सेसिव क्वेश्चन इज लिंक्ड विद प्रीसीडिंग क्वेश्चन। आगे आने वाला क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादातर टाइम पे लिंक होता है, या कभी कभी सफल कर देता है तो लिंक्ड क्वेश्चन बीच में या आगे डाल देता है। तो हमें किसको पहले करना है, ठीक है, वो चेक करना होता है। केस स्टडी का यही एक इंपॉर्टेंस है। होप दैट ये समझ में आया होगा। यस और नो? और देख लेते हैं कहां से प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स की होगी इसमें? प्रोबेबिलिटी तो 10 मार्क्स की होनी चाहिए। सिलेबस में 8 मार्क्स की, 8 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। हाँ, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की है, तो 4 मार्क्स ये हो गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी का होना चाहिए इसमें। कौन सा पेपर कर रहे थे हम? रैंडम खोले, हाँ यहाँ खोला था। तो 4 मार्क्स का यहाँ है, 4 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन और रिलेशन फंक्शन। एमसीक्यू में कुछ प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे एमसीक्यू में प्रोबेबिलिटी, हाँ एक प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू में आई है, तो फिर एक 3 नंबर में होगा। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। 5 फेयर कॉइन और टॉस साइमल्टेनियसली। कितने कॉइन टॉस किए गए हैं बेटे? हेलो, कितने कॉइन टॉस किए गए हैं? 5 कॉइन। तो सैंपल स्पेस कितना होगा जल्दी बताओ? ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 2 to the power 5। ऑलराइट, तो इतना तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि 3 का हम कई बार करा चुके हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 5 कॉइन फेयर कॉइन और टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट दैट हैव एट लीस्ट 1 हेड कम अप, कम से कम एक हेड आए।
एटलीस्ट वन हेड का, एटलीस्ट मतलब कम से कम वन हेड, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम ना हो। तो इसका सिंपल स्पेस आप इसका ऑर्डर बता सकते हो, कितने जगह होंगे जहां कम से कम एक हेड आए, ज्यादा से ज्यादा पांचों हेड आ जाए, कितने प्लेस होंगे इसमें? देखो इसमें केवल एक छूटेगा, या तो फिर जीरो हेड का निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड का निकाल लो, जीरो हेड का। जीरो हेड में मतलब ऑल टेल, ऑल टेल, ऑल टेल का मतलब क्या हुआ? पांचों टेल, और पांचों टेल कहां आएंगे? केवल एक जगह आएगा, नो हेड। इसको नो हेड भी कह सकते हो, नो हेड कह सकते हो, ठीक। तो ये कितना आएगा? 1/32। और नो हेड का मतलब है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। समझ में आ रहा है? वैसे भी कम से कम एक हेड की बात कर रहा है, तो एक पूरे थ्रो में एक थ्रो ऐसा होगा जिसमें सारे टेल होंगे, केवल एक होगा, बाकी सब में एक ना एक हेड आना है, ठीक है। तो यहां पे भी गेस करके 31 लिख सकते हो। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 31/32। और यहां से भी निकालोगे तो 1 माइनस 1/32, तो ये भी हमारा हो जाएगा 31/32। समझ में आया ये क्वेश्चन? बेटा यस या नो में रिस्पॉन्स दो। यस सर, आ गया है। Yes, sir. ये 2 मार्क्स 4 1 5 मार्क्स, अभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बचा है, वो भी प्रोबेबिलिटी में होना चाहिए, तो 3 मार्क्स में आएगा। तो ये स्ट्रेटजी है 3 मार्क्स सेक्शन सी में। प्रोबेबिलिटी कहां पर है? हाँ है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करते हैं प्रोबेबिलिटी का। 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। इन अ पर्टिकुलर वीक द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और रेस्पेक्टिवली। हमारे पास क्या क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हाँ, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये रैंडम वेरिएबल मान लें अगर हम, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1/6, 2/5 एंड 4/5 रेस्पेक्टिवली। ऑलराइट, चलिए इसके आगे क्या करा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन on at least one day of the 3 day? So your step, मतलब note whether the rain, whether it rain or does not rain one day, हाँ, whether it rains or does not rain on one of the day does not affect the probability of its raining on the following day। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट ये बता रहा है। हमको क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन एट लीस्ट
वन ऑफ द डे, कम से कम एक दिन तो रेन करे ही करे, कम से कम एक दिन रेन करे, तो ज्यादा से ज्यादा तीनों दिन रेन कर सकता है। तो नो डे रेन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 से माइनस कर लो। नो डे रेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नो डे रेन की प्रोबेबिलिटी मंडे को ना बरसे, इंटरसेक्शन ट्यूसडे को ना बारिश हो, इंटरसेक्शन और वेडनेसडे को भी ना बारिश हो, तीनों को निकाल लो और फिर 1 से माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मंडे इंटू नॉट ट्यूसडे इंटू नॉट वेडनेसडे, चाहे बार लगाओ, डैश लगाओ या नॉट का सिंबल लगाओ, ये सिंबल नॉट के लिए होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम डैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यम डैश या यम बार का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चाहे जैसे लिखो, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहां पे जो मेन चीज है, नॉट का कितना हो जाएगा, नॉट की प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 5/6, और ये कितना आएगा 3/5, और ये कितना आ जाएगा 1/5 ना। तो यहां पे नॉट की प्रोबेबिलिटी पहले ही बता दिया है कि वन डे वेदर रेन और डज नॉट रेन, इट डज नॉट अफेक्ट थर्ड नेक्स्ट डे या अदर डे, तो मतलब कि इंडिपेंडेंट इवेंट बता दिया है, और सबका इंटरसेक्शन है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई जस्ट 5/6 इंटू 3/5 इंटू 1/5। ऑल राइट, ये कितना आ गया हमारा, एक 5 तो कैंसिल कर देंगे, 3 6 को कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/10 आ गया नो डे रेन का। ठीक है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, नो डे रेन, किसी भी दिन बारिश नहीं हुआ, क्योंकि हमने सब में नॉट लगा दिया, नॉट रेन। अब हमसे क्या पूछा है, एटलीस्ट 1 डे रेन, कम से कम एक दिन तो बारिश हो ही, तो इसके लिए एटलीस्ट 1 डे रेन, 1 डे रेन आउट ऑफ 3, आउट ऑफ गिवन 3 डेज, गिवन 3 डेज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस नो डे रेन, नो डे रेन, एक भी दिन बारिश ना हो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/10 मीन्स 9/10। जी समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इसको निकालने का एक तरीका और है, लेकिन वो तरीका बड़ा लंबी जाता है, इसलिए नो डे वाला थ्योरी ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे कि मंडे को रेन हुआ, ट्यूसडे वेडनेसडे को नहीं हुआ, फिर निकालेंगे मंडे को रेन हुआ, ट्यूसडे को हुआ, वेडनेसडे को नहीं हुआ। ठीक है, फिर ऐसे एक एक करके बढ़ते जाएंगे, फिर एक बार आएगा कि तीनों डे का नहीं होगा, तो उसमें कितना आएगा इसका 2 की पावर 3 8 में से 7 प्रोबेबिलिटी को ऐड करके निकाला जाएगा, तो ये हमारा 7 प्रोबेबिलिटी को ऐड करके निकाला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये वही आएगा 7। तो 7 प्रोबेबिलिटी से निकालने से बेटर है कि 1 को निकाल के माइनस कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं चलिए ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे आपका कोई डाउट है तो बताइए। अक्षर आपका पेपर कब होना है?
सर 6 को होगा। 6 को होगा मैथ का। डेट कंफर्म है? ये सर कंफर्म्ड है। ऑल राइट। तो कहो तो इस्ता का पेपर हम सॉल्व करवा दें तुमको कुछ। इस्ता का पेपर हो चुका है, आपको आ गया है। ठीक है सर, ओके। तो उसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दें, उनको भी हो जाएगा, उनको भी डाउट है। तो एक क्वेश्चन तो हम पहले बिगिनिंग में पहले ही स्लाइड पे कर रहे हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों डीपीएस के ही हो तो मे भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और मे भी डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए पहली स्लाइड में क्वेश्चन जो है इसमें इंटीग्रेशन है हमारा, एमसीक्यू में है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, इसका वेरी इजी क्वेश्चन है। कल हमने इसको ट्राई किया था तो शायद आंसर भी रॉन्ग आया था, काफी देर में हुआ था, तो इजी वे इसका समझ लीजिए। तो ये जो हमारा फंक्शन है -1 to 1 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड 2x प्लस 1 डॉट dx। इसके 4 ऑप्शन है, जो भी हो ऑप्शन, फिलहाल हमें इसका आंसर कितना आएगा वो देखना है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले मॉड एक्स इवन फंक्शन है और एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है, तो यहीं से हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। किसी भी कंबाइंड फ्रैक्शन को ब्रेक करना दो या दो से ज्यादा पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो इसका हम दो पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, -1 to 1 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मॉड 2x प्लस 1 और मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड 2x टू मॉड एक्स प्लस 1। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ऑड फंक्शन आएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा और न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा। ऑड इवन क्लियर है ना अक्षर? होप दैट दोनों लोग को क्लियर होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा ऑड फंक्शन होने के कारण ये प्रॉपर्टी लग गई -a to a fx dx इक्वल dx इक्वल टू 0 इफ fx इज ऑड। fx इज ऑड। ऑड में क्या करते हैं, -x को रिप्लेस करते हैं, x को -x से रिप्लेस करते हैं तो -fx आता है। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, मॉडुलस है, तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। न्यूमरेटर में क्यूब है तो वो माइनस है। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा जो प्लस के बाद है वो हमारा दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव आएंगे, वो इवन फंक्शन होगा। और इवन पे ये थ्योरम क्या बन जाती है, -a to a fx dx इक्वल टू 2 टाइम 0 to a fx dx, ये बन जाता है जब इवन हो। और इवन के लिए क्या करते हैं हम, f - x इक्वल टू fx होता है। ऑल राइट, क्लियर है? तो दूसरा पार्ट हमारा इवन बन गया, तो ये 0 से -1 से 1 की लिमिट को हम क्या कन्वर्ट कर दिए, 2 टाइम 0 to 1 कर दिए। और डिनोमिनेटर देख लो, फिर अगर 0 से 1 आ जाएगा तो मॉड एक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निगेटिव तो खत्म हो गया। और उस सिचुएशन पे हम मॉड एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर रह गया और x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन x प्लस 1 डॉट dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम लॉग 2 तो पहले से ही है, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 1 और अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो लॉग 2 बचेगा, लोअर लिमिट में log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे 0 होती है, ये बात याद रखना। ये समझ में आ गया? अब यहां से ध्यान दीजिए कि हम नेक्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं। ये इंटीग्रेशन 0 से π/2 और इंटीग्रेशन √10x प्लस √cot x
और डॉट dx, एक इंटीग्रेशन इनको ये था, ठीक है। तो इसको साइन अपान कास में कन्वर्ट कर लो। ऑफकोर्स कल हम सही जा रहे थे लेकिन फिर बीच में डिस्टर्ब हो गए थे। तो ये π/2 साइन अपान कास में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लिख पाएंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपान रूट साइन एक्स कॉस एक्स, रूट साइन एक्स कॉस एक्स। ये समझ में आया बेटे? इतना समझ में आया? यस नहीं आया हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो होप दैट ये समझ में आया होगा। tan x को रूट साइन एक्स अपान रूट कॉस एक्स लिखा, cot x को रूट कॉस एक्स अपान रूट साइन एक्स लिखा, और उसको फिर हम एलसीएम ले लिए, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर दिया तो ये आया। अब ध्यान से देखो, हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला काम। यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, तो न्यूमरेटर वाला रूट 2 बाहर ले लेंगे हम, और डिनोमिनेटर वाले रूट 2 को के लिए इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही पढ़ा रहे हैं दो, ठीक है। और ये लिखेंगे हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और डॉट dx। अब डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम, रूट 2 0 टू π/2। अब ये सोचना है कि डिनोमिनेटर का फंक्शन खत्म करना है, और 2 साइन एक्स ऐसा कुछ कन्वर्जन कर दें कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उसके डेरिवेटिव में चला जाए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिख पाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। यहां पे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और ये 1 माइनस बचेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और जिसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? और स्क्वायर रूट है तो रूट रहने देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब इसके आगे ध्यान से देखिए कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। क्या पुट कर देते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डॉट dx इक्वल टू dt। न्यूमरेटर dt में चला गया, डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी स्क्वायर। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, एट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करो तो t की वैल्यू कितनी आ जा रही है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो t की वैल्यू -1 आ जाएगी। और एड x इक्वल टू π/2, एड x इक्वल टू π/2, t इक्वल टू कितना होगा, साइन π/2 1 और cos π/2 0 +1। तो ये हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा
आई इक्वल टू -1 to 1 dt अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। बताइए आप लोग बेटा, ये किसका इंटीग्रेशन है? कौन सा फंक्शन का इंटीग्रेशन है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसका क्या आंसर आता है? बोलिए। लोअर लिमिट में -1, अपर लिमिट में +1। कोई नहीं बताएगा? बस 5 मिनट। सर 1/8 tan इनवर्स x/a होता है ना? नो बेटा, नो नो, ब्लंडर करोगे फिर बेटा। उसका तो ये होता है, ये होता है प्लस में और बिना रूट का होता है 1/8 tan इनवर्स x/a। फिर एग्जाम में ब्लेंडर करोगे बेटा, फिर कहोगे मार्क्स नहीं आएगा। छोटे छोटे फॉर्मूले है, साइन इनवर्स x/a है, ये a स्क्वायर डाल लो। यहाँ एक ही जगह पे आपके पास 1 है, ठीक है? एक ही जगह पे क्या है? आपके पास 1 है। प्रैक्टिस इसलिए फार्मूलों को डेली देखते रहो। क्रूशियल मोमेंट चल रहा है बेटा, लास्ट टाइम है। और अगर लूज परफॉर्मेंस करोगे तो मार्क्स लूज करोगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी। ऑलराइट, तो अब अपर लिमिट रखो इसमें। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? अक्षत बताएंगे। अक्षत बोलो। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू सर 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स π/2। इस जा बोलेंगे साइन इनवर्स -1 की वैल्यू। सर -π/2 ले लो। -π/2 आएगा बेटा, ठीक है? और ये हो जाएगा π/2 प्लस π/2 इक्वल टू पाई। यही आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। कुछ हमने रास्ते में मिस किया। क्या मिस किया? √2 को मिस किया, ठीक है? तो √2 कैरी करना पड़ेगा हमको साथ में, ठीक है? ओके, तो ये हो गया हमारा √2 पाई। क्लियर हुआ आंसर? यस सर। चलो बेटा, एक क्वेश्चन हम सिमिलर टाइप का देते हैं जो हमने पहला क्वेश्चन कराया था, ठीक है? उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है बेटे, आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है? अभी दिखा दो तो 10 मिनट में अच्छी बात है, और नहीं तो फिर करके कर बताना। इसका सोल्यूशन हम देंगे बाद में, ठीक है? ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। -2 to 2 3x³ प्लस 2 mod x और प्लस 1 अपॉन x² प्लस mod x प्लस 1। ये जो पहला क्वेश्चन हमने डील किया था, डिट्टो मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। हमें आंसर से मतलब है, आप आंसर बताओ।
हाँ बेटे, ज्यादा टाइम लगेगा वैसे है नहीं। अभी पहला क्वेश्चन हमने क्लू दिया है और पहला क्वेश्चन समझाया है। सर 2 मिनट अभी कर रही हूँ। अच्छा 2 मिनट और दे देता हूँ। हमने कहा कि हमको आपके स्टेप से नहीं मतलब है, हमको सॉल्यूशन से मतलब है, आंसर से मतलब है। एमसीक्यू की तरह सॉल्व कर दो। पहला क्वेश्चन क्लू में दिखा दे हम। सर एक बार दिखाई दो। आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, कहीं कुछ गलत हो रहा है। ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट बेटा, मिस करने के लिए कुछ है ही नहीं है, वेरी सिंपल है। सर्कल वाले पार्ट को 0 कर दो, वो छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व कर दो। हाँ सर, तो यही रही हूँ। एक मिनट। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, हमने प्रिपरेशन भी कर ली बेकार, कहाँ पढ़ना पा जाएगा। अरे ठीक है, हमने मेहनत तो की ना, पढ़ाई तो की। ये वाला 0 हो जाएगा बेटे ऑटोमेटिकली, ठीक है। बचेगा कितना? अक्षर समझ में आ रहा है क्यों 0 होगा? वो पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ऑड फंक्शन, तो 2 टाइम 0 to 2 और ये हो जाएगा 2x + 1, मॉड हट जाएगा, मॉड का कोई रोल नहीं बचेगा, x + 1 डॉट dx। अब आगे तो बताओ भाई, और करें सब्स्टिट्यूशन, डिनोमिनेटर को t पुट कर दो। हाँ, log of x² + x + 1 आ गया आंसर, तो फिर 2 डाल हाँ, देंगे उसके अंदर। फाइनल आंसर बताओ जल्दी से। 2x + 1 dx = dt। अरे यार, कहाँ क्या लिखना, कहाँ क्या लिख रहा हूं। ये हो जाएगा, लिमिट कैसे चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेना है, तो ये आ गया 1/t dt। लिमिट चेंज करना कंपलसरी है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू 1, लोअर लिमिट 1 आ गई। अपर लिमिट कैसे चेंज होगी? अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे हम? 4 to 6 1 से कम। हाँ, x = 0 पे ये t = 1 है और ये x = 2 पे t = 7 है। ऑलराइट, तो 0 to 7 ये आ गया 2 × ln t और 0 to 7, सॉरी 1 to 7, 0 to 7 नहीं, यहाँ लोअर लिमिट 0 है, 1 है, 1 to 7, ये 1 to 7, तो 2 log 7। तो देखा, ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, log 1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिमागी है और कॉम्पिटेंसिव इतना डालेगा जो हमको लेंदी फील होते हैं, एक्चुअल में वो लेंदी होते नहीं, ठीक है बेटा। तो आज की मीटिंग एंड करें हम। यस सर। चलो बेटा, आज की क्लास एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे। और रिवीजन करके रेडी रहना सब लोग, प्रोबेबिलिटी का और स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है सर, थैंक